अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक रिवाइज़ लेक्चर लेके आया हूँ। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या बिल्कुल तैयारी नहीं की है या वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त टाइप का लेक्चर नोट्स की सूरत में मैं लेके आया हूँ। टू द पॉइंट्स चीज़ें इसमें कवर होंगी। हम इसमें सेक्शन 31 टू 65G इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये सारे कवर करेंगे। अब हम सबसे पहले टैक्स क्रेडिट से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है चैरिटेबल डोनेशन 61 सेक्शन 61 चैरिटेबल डोनेशन। तो इसमें फ़र्स्ट पॉइंट यह है कि टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा एनी सम पेड। अगर आपने कोई सम पेड की है या प्रॉपर्टी किसी को एज अ डोनेशन दी है, किसको दी है वो पॉइंट आप नीचे देखें। एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जो फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के तहत बनी हो, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या बोर्ड हो। इसके अलावा हॉस्पिटल रिलीफ फंड, हॉस्पिटल हो गया, किसी हॉस्पिटल को आपने डोनेशन दिया, रिलीफ फंड को डोनेशन दे दिया। एस्टेब्लिश रन बाई फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, कोई जिस जो लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रन कर रहा हो। इसके अलावा कोई NGOs हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा एंटिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन फंड्स मेंशन इन 13 शेड्यूल में जो एंटिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है या फंड्स या उसको आपने डोनेशन दी, तो आपका चैरिटेबल, ये आपका चैरिटेबल डोनेशन तस्वर होगा। सेकंड पॉइंट, इसमें जो फार्मूला है टैक्स क्रेडिट का फार्मूला, ये A/B इंटू मल्टीप्लाई बाई C। ए इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स बिफोर टैक्स क्रेडिट पर्सन टैक्सेबल इनकम हो गया, और C जो है इज़ द लेसर ऑफ। तो आपने याद कौन सी चीज़ें करनी है, सबसे पहले ये याद करनी है कि हम चैरिटेबल डोनेशन आपने किसी इंस्टीट्यूशन को दिया, बोर्ड को दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया, बोर्ड या हॉस्पिटल या रिलीफ फंड जो फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट से उसको रन करती हो, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया, या एंटिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो 13 शेड्यूल आपने याद रखना, 13 शेड्यूल में जिसका जिक्र है उसको चैरिटेबल डोनेशन दिया, तो आपका चैरिटेबल डोनेशन कंसीडर होगा। फार्मूला भी आपने याद करना है। इसमें ये चीज़ आपने याद करनी है, C इज़ द लेसर ऑफ। ये अमाउंट आपने याद करनी है कि इंडिविजुअल AOP कितना चैरिटेबल डोनेशन कर सकता है। तो इंडिविजुअल AOP 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम वो डोनेट कर सकता है। कंपनी जो है वो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर इन दोनों का कोई एसोसिएट्स हो वो चैरिटेबल डोनेशन करता है, तो वो हाफ हो जाएगा। ये यानी 30% इंडिविजुअल AOP का एसोसिएट्स है वो 15% चैरिटेबल डोनेशन कर सकता है, और कंपनी का कोई एसोसिएट्स है तो 10% तक का चैरिटेबल डोनेशन कर सकता है। प्रॉपर्टी गिवन फेयर मार्केट वैल्यू एट दैट, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी आपने चैरिटेबल डोनेशन की है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा। ये पॉइंट अहम है। एट द टाइम ऑफ एट द टाइम गिवन टाइम, जो जिस टाइम आप दे रहे हैं उस वक्त इसका फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का लिया जाएगा चैरिटेबल डोनेशन पर्पस टैक्स क्रेडिट को मालूम करने के लिए। डोनेशन जो है वो आप अगर डोनेशन दोगे तो लास्ट पॉइंट में है कि चेक, क्रॉस चेक के ज़रिए दोगे ड्रॉन ऑन बैंक। जो बैंक के ज़रिए क्रॉस चेक के ज़रिए आप डोनेशन दोगे तो वो डोनेशन कंसीडर होगी चैरिटेबल डोनेशन, उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये सारे पॉइंट आपने नोट करनी है। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इंडिविजुअल AOP की सूरत में, कंपनी 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इसका एसोसिएट्स जो है वो 15% इंडिविजुअल AOP की सूरत में, और 10% कंपनी का एसोसिएट होगा तो चैरिटेबल डोनेशन दे सकता है। इसके बाद है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड शेयर इंश्योरेंस। तो कोई रेजिडेंट पर्सन, इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि रेजिडेंट पर्सन होगा, कंपनी को ये नहीं मिलती है। इसके बाद कितना मिलेगा, द कास्ट रिक्वायरिंग न्यू शेयर ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी, जो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे, पब्लिक कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सकूक ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी, इन तीनों का आप कोई शेयर लेंगे तो उस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। रेजिडेंट पर्सन होगा, ओरिजिनल इलाटी जो होगा, इस ये शेयर जो इशू करेंगे
इसका ओरिजिनल LRT जो है वो रेजिडेंट पर्सन होगा, तब आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप रजिस्टर्ड जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी है अंडर ऑर्डिनेंस 2000 इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के तहत, तो उसको जो आप इंश्योरेंस लोगे तो भी आपको टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन इसके लिए ये बात आप याद रखनी है कि सैलरी इनकम या बिज़नेस इनकम से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, तभी आपको टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। और सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपने 2 इयर्स तक अपने पास रखनी है। इसको अगर विद इन 2 इयर्स सरेंडर किया तो आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फार्मूला उसका यही है A/B × ×C। तो इसमें C फैक्टर आपने याद रखना है कि टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा इन केस ऑफ टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। तो जो इसमें से लेस होगा वो आपको टैक्स क्रेडिट, या आपने जो कास्ट पे किया है शेयर्स कुक प्रीमियम का, या 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, या 2 मिलियन रुपीज़ तक जो इसमें कम होगा वो आपको टैक्स क्रेडिट की सूरत में मिलेगा। 62 एक की तरफ आते हैं तो टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें रेजिडेंट पर्सन होगा, इसमें भी कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते टैक्स क्रेडिट। अगर कंपनी है तो हेल्थ प्रीमियम कंट्रीब्यूशन जो आपने पे की, सैलरी, इसमें भी सैलरी और बिज़नेस इनकम कंसीडर होगा। जिसने सैलरी और बिज़नेस इनकम है अगर आपका, तो आप टैक्स क्रेडिट हेल्थ इंश्योरेंस पर ले सकते हैं। फार्मूला C फैक्टर पर आ जाए पे, इसमें लेसर जो मिलेगा 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या जो टोटल आपने कंट्रीब्यूशन पे किया, या 1,50,000 रुपीज़ तक आपको टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे लेस जो है लेसर ऑफ वो आपको मिलेगा। बाद है 63 कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन इसमें फर्स्ट पॉइंट सबसे है कि एलिजिबल पर्सन को ये मिलेगा। एलिजिबल पर्सन कौन होता है? जिसके पास अपना CNIC हो, NTN नंबर हो, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड हो। तो एंड सेकंड पॉइंट इज़ ये भी सैलरी या बिज़नेस इनकम से, ये बहुत अहम पॉइंट्स है ये सारी चीज़ें। सैलरी और या बिज़नेस इनकम से आप कंट्रीब्यूट करोगे पेंशन फंड में तो आपको मिलेगा। कंट्रीब्यूशन प्रीमियम पेड अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स, ये थर्ड पॉइंट है। 2005 के तहत अगर आपने कंट्रीब्यूशन की है वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के तहत, तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फार्मूले पे आ जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन लेसर ऑफ C जो है वो कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम जो आपने एक्चुअली पे किया है, या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम प्लस अगर आपने एट द एज ऑफ 41 41 साल की उम्र में अगर आपने ये कंट्रीब्यूशन शुरू की है तो 2% ऑफ एडिशनल ईच ईयर आपको मिलेगा। लेकिन ये जो स्टार्ट होगा स्टार्टिंग फ्राम 10 ईयर्स तक आपको मिलेगा। फर्स्ट 10 ईयर स्टार्ट कब से होगा? जुलाई 1, 2006 अप टू 30 जून 2019। ये डेट आपने याद रखनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन शिल नॉट एक्सीड 50%। आपको टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपको 50% तक ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम आपको मिल सकता है। ये लास्ट पॉइंट इसमें है कि अगर फंड जो है वो एम्प्लॉयमेंट पेंशन जो है अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन वो दूसरे पेंशन फंड से आपने ट्रांसफ़र ना किया हो, तब आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं इसको। ये ज़रूरी पॉइंट्स जो है, जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आपने की है या वो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम प्लस 2% एडिशनल। इसके लिए आप ये याद रखना है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड एट द एज ऑफ 41 या इससे ऊपर आप ज्वाइन करेंगे तो 2% एडिशनल आपको मिलेगा। ये 10 ईयर तक मिलेगा। ये हम पॉइंट है टोटल 10 ईयर्स तक आपको मिलेगा, स्टार्टिंग फ्राम जुलाई 1 2006 अप टू 30 जून 2019 आपको मिलेगा। टोटल कंट्रीब्यूशन 50% तक मिलेगा। ये अहम पॉइंट है इसमें। तब इसमें लेसर जो होगा उसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 62 अब आते हैं 64 तरफ, टैक्स क्रेडिट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय मैन्युफैक्चरर। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनी को ये मिलता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोई करे कंपनी इस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर वो इस्टेब्लिश करे, इसकी डेट ये है कि 1 जुलाई 2015 टू 30 जून 2019 के बीच अगर कोई
ये इस्टेब्लिश करे न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी कोई, शील बी गिवन टैक्स क्रेडिट 10 ईयर तक आपको मिलेगा। ये टैक्स क्रेडिट आपको 10 ईयर। टैक्स क्रेडिट 2% आपको एवरी 50 एम्प्लॉयड। अगर आप 50 एम्प्लॉइज़ अपने पास रजिस्टर करते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोग 50 लोगों को, तो अगर वो EOIB के साथ रजिस्टर्ड भी हैं या एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ वो रजिस्टर्ड हैं, तो आपको ये 2% कंट्रीब्यूशन 2% टैक्स क्रेडिट मिलेगा फॉर द मैक्सिमम 10%, यानी 10% तक ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं। ये अहम पॉइंट है कि नहीं ले सकते। आज सुनाओ कि 1 जुलाई 2015 से पहले का कोई बिज़नेस हो, आप स्प्लिट करके कोई न्यू इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करे, न्यू यूनिट क्रिएट करे, तो उस पर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। 64D जो है, सेक्शन 64D टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए है पर्सन रिक्वायर्ड टू बी इंटीग्रेट विद बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन इसलिए लगाते हैं कि बोर्ड के कंप्यूटर सिस्टम के साथ रियल टाइम जो आप सेल परचेज़ करते हैं उसको वहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन आप लेंगे 1,50,000 पर मशीन आपको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, या एक्चुअल अमाउंट जो आपने परचेज़ किया है पॉइंट ऑफ सेल मशीन की, लेकिन जो लेसर होगा वो आपके ये पॉइंट आपने याद रखनी है, 1,50,000 पर मशीन आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ 65F टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखनी है 100% टैक्स क्रेडिट अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ अंडर। अगर आप ये चीज़ें फुलफ़िल करोगे तो आपको 100% जो है टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ पर्सन इंगेज ना कोल माइन। कोई एक बंदा है जो कोल माइन प्रोजेक्ट्स सिंध में जो है कोल माइन है, कुछ उसमें काम करता है, तो और वो सप्लाई करता है कोल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वो, तो उसको मिलेगा टैक्स क्रेडिट। कोई स्टार्टअप है जो सर्टिफाइड है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से जो है उस सर्टिफाइड है, तो उसको नेक्स्ट 2 ईयर के लिए उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनकम फ्राम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और IT सर्विस। कोई IT सर्विस दे रहा है या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी कोई इनकम आ रही है अप टू 30 जून 2025 तक, 2025 तक, 30 जून 2025 तक आपको इस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि ये इसका जो इनकम है वो 80% एक्सपोर्ट से जो प्रोसीड आ रहे हैं वो 80% जो है वापस पाकिस्तान में आ रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, बैंकिंग चैनल के ज़रिए वापस आ रहे हो, तभी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसका। इसके लिए 3 कंडीशन और भी है। जो ये चीज़ें यानी ये टैक्स क्रेडिट 65F के तहत लेगा तो उसको रिटर्न फाइल करनी होगी अपनी। अगर कोई विद होल्डिंग एजेंट है तो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट उसको फाइल करना होगा, और अगर सेल टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड है तो वो भी जमा करना होगा। 65G टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसमें कौन से पॉइंट है किसको मिलता है टैक्स क्रेडिट? तो सबसे पहले तो एलिजिबल पर्सन जो है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अगर वो एंगेज है, क्या करता है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, क्या करती है जो गुड्स या मटेरियल्स तैयार करती है, ऐसी तरीके से इसका ओरिजिनल कंडीशन जो है उसको चेंज कर दें। शिप बिल्डिंग हो गया, इसका डेट आपने याद रखना है 30 जून 2019 टू 30 जून 2024 तक, 2024 तक, 30 जून 2019 30 जून 2024 तक, इसके बीच आपने शिप बिल्डिंग की है तो उसको आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो आपने सेटअप किया 30 जून 2023 तक, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपने सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपने कोई प्लांट मशीनरी लगाया, उस पर 5 साल तक आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट मेड एंड परचेज इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, कोई बिल्डिंग न्यू इक्विपमेंट हो रही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें आपने दी तो उस पर आपको ये चीज़ें एलिजिबल टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात ये याद रखनी है कि सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर हो गया या यूज्ड कैपिटल गुड्स, इस पर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 25% आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये अगर आपको लॉस हो जाए तो 2 ईयर्स तक आपको कैरी फॉरवर्ड भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन डिडक्टेबल अलाउंसेस स्टार्ट होते हैं। तो सेक्शन 60 ज़कात,
ज़कात पर आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा अगर आपने ज़कात एंड उशर आर्डिनेंस 1980 ये डेटा ये याद रखनी है। ज़कात एंड उशर आर्डिनेंस 1980 के तहत अगर आपने ज़कात दिया है तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस इसका मिलेगा। 60A वर्कर वेलफेयर फ़ंड, इसका भी डेट सिर्फ याद रखना है कि 1971 वर्कर वेलफेयर फ़ंड आर्डिनेंस 1971 के तहत अगर आपने डिडक्टेबल अगर आपने वर्कर वेलफेयर फ़ंड में कंट्रीब्यूशन की है तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस आपको मिलेगा इसका। इसमें सेकंड पॉइंट एक ये है कि अगर ट्रांस प्रोविंशनल इस्टेब्लिशमेंट के तहत कोई प्रॉमिस जो इसको करती हैं कंट्रीब्यूशन वर्कर वेलफेयर फंड, उसमें आपको नहीं मिलेगा, यानी ट्रांस प्रोविंशनल इस्टेब्लिशमेंट के तहत नहीं मिलेगा, बाकी आपको मिलेगा। वर्कर 60B वर्कर पार्टिसिपेशन फ़ंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फ़ंड की भी डिडक्टेबल अलाउंसेस मिलेगा अगर आपने वर्कर पार्टिसिपेशन फ़ंड एक 1968 के तहत कोई कंट्रीब्यूशन पेड की है, फ़ंड पेड किया है वर्कर पार्टिसिपेशन फ़ंड में। इसमें भी ट्रांस प्रोविंशनल इस्टेब्लिशमेंट के तहत जो है वो नहीं मिलेगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। 60C डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट में है कि अगर आपने कोई न्यू हाउस के लिए लोन लिया तो उसका 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन विच वर इज़ लेसर, उसका आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ 50%, सेकंड पॉइंट इज़ 2 मिलियन। जो नए हाउस नए घर के लिए आपने अगर लोन लिया है तो उसका आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा 50% एंड 2 मिलियन विच वर इज़ लेसर। 60D डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस के लिए आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, इंडिविजुअल को ये मिलता है। फर्स्ट पॉइंट में है कि एक बंदी की इनकम जो है ये 15 लाख से कम हो, यानी 1.5 मिलियन से कम हो, तभी उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% ऑफ ट्यूशन फीस मिलेगा, या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या 60,000 पर चाइल्ड आपको मिलेगा। इसमें जो लेसर होगा, जो सबसे कम होगा, वो आपको मिलेगा। ये पेरेंट्स को मिलता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिलता है जिसके पास NTN नंबर हो। ये डिडक्टेबल अलाउंसेस के सारे पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 भी बना लूँ, जिसमें सारा इनकम टैक्स जितना भी पार्ट है इसमें वो मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ आपकी रिवीजन इससे हो रही है या नहीं। अब आते हैं हम लॉसेस की तरफ। तो 56 जो है सेट ऑफ लॉसेस, तो अब लॉसेस को आप सेट कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट टू सेक्शन 58 से 59 स्पेकुलेशन बिजनेस और कैपिटल बिजनेस के अलावा आप बाकी जो है वो लॉसेस जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं एक दूसरे हेड में। पर्सन शिल बी इंटाइटल्ड टू अमाउंट ऑफ द लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट द पर्सन इनकम अंडर एनी अदर हेड। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने 58 और 59 क्लास जो है ये आप किसी और हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, यानी 58 का स्पेकुलेशन बिजनेस का और 59 का कैपिटल लॉस, वो आप किसी और हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम अंडर हेड सैलरी के नॉट भी सेट ऑफ, अगर आपको सैलरी में कोई लॉस हो गया तो वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, द लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस विल बी सेट ऑफ लास्ट। थर्ड पॉइंट इसमें जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो ये है कि लॉस जो इनकम फ्रॉम बिजनेस से आपको लॉस आ रही हो वो सबसे आखिर में आपको सेट ऑफ करना होगा, यानी अगर आपको कोई और लॉसेस आ रहे हैं तो बिज़नेस का लॉस सबसे लास्ट में आप सेट ऑफ करोगे। इसको एक दोबारा रिपीट करते हैं। सेक्शन 58, 59 का लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और हेड में, यानी स्पेकुलेशन बिजनेस के कैपिटल बिजनेस का। दूसरा पॉइंट ये है कि हेड अंडर हेड सैलरी, जो इनकम अंडर हेड सैलरी, उसमें आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट ये है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो आपको लॉस होगा वो सबसे आखिर में आप सेट ऑफ करोगे। 56A सेट ऑफ लॉसेस फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग होटल्स बिजनेस, जो कंपनी होटल बिजनेस करती है वो 2007 ऑनवर्ड्स अगर उसको कोई लॉस हो जाए, कोई कंपनी है गिलगित बल्तिस्तान में होटल बिज़नेस करती है, या आज़ाद जम्मू कश्मीर में करती है, या पाकिस्तान में करती है, तो वो एक दूसरे में वो सेट ऑफ लॉसेस वो सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये डेट आपने याद रखनी है 2007 ऑनवर्ड्स, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 57, बिजनेस लॉस जो है वो पर्सन सस्टेन लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस,
वो आप कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो है वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं 6 ईयर तक। बिजनेस लॉस जो है आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लॉस आपको बैंकिंग कंपनी से हो और वो फेडरल गवर्नमेंट होली ओन बाई फेडरल गवर्नमेंट और इसको फेडरल गवर्नमेंट ओन करती हो लॉस, यानी बैंकिंग कंपनी हो और उसको मुकम्मल तौर पर फेडरल गवर्नमेंट ओन करती हो और उसकी डेट जो है आफ्टर 1 जुलाई 1995 1995 से लेके 1 जुलाई 1995 30 जून 2001, अब ये अब नहीं है लेकिन 30 जून 2001 इसके बीच में अगर कोई बैंकिंग कंपनी है उसको कोई लॉस हो जाए तो वो लॉस और वो फेडरल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे ऑन करती है तो वो लॉस को कैरी फारवर्ड कर सकती है 10 ईयर तक। ये आपने याद रखना है, 10 ईयर तक कैरी फारवर्ड कर सकती है बैंकिंग कंपनी। अब एक रेजिडेंट कंपनी है, वो होटल बिज़नेस पाकिस्तान में होटल का बिज़नेस करती है, तो उसको कोई लॉस हो जाए टैक्स ईयर एंड आफ्टर 1 जुलाई, ये डेट आपने, कोई होटल बिज़नेस रेजिडेंट कंपनी है होटल बिज़नेस करती है पाकिस्तान में ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2020 उसको कोई लॉस हो जाए तो वो लॉस जो है 8 ईयर्स तक वो कैरी फारवर्ड कर सकता है। वो लॉस 8 ईयर तक कैरी फारवर्ड। लॉस कैरी फॉरवर्ड मोर देन 1 ईयर, जो कोई लॉस ऐसा लॉस जो आपने 1 साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड किया तो जो सबसे अर्लीस्ट पहला लॉस होगा वो सबसे पहले सेट ऑफ करोगे, इसमें ये पॉइंट अहम है। इसके अलावा जो लॉस डिडक्शन का लॉस है 22, 23, 20, 24 का जो लॉस है यानी डिडक्शन का जो लॉस है, यानी सेक्शन डिप्रिसिएशन हो गया, इनिशियल अलाउंस हो गया, एक्सेस डिप्रिसिएशन हो गया, इंटेंजिबल, इसका लॉस जो है वो 50% तक आप सेट ऑफ करोगे। लेकिन अगर 10 मिलियन रुपीज़ से कम है ये लॉस तो टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन रुपीज़ से कम है टैक्सेबल इनकम तो ये 100% तक भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, अगर कोई लॉस डिडक्शन अलाउड का लॉस है अंडर सेक्शन 22, 23, 23B, 24, यानी डिप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंसेस, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन या इंटेंजिबल पे कोई आपको डिडक्शन मिल रही है और उसमें लॉस हो रहा है तो वो आप 50% तक सेट ऑफ करोगे। लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से कम है तो 100% भी ये लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा ये जो डिडक्शन लॉस है जो मैंने अभी बताया 22, 23, 23B और 24 का, ये भी टेकन इनटू अकाउंट लास्ट ईयर सबसे आखिर में सेट ऑफ करोगे। 57 है सेट ऑफ बिजनेस लॉस कंसीक्वेंट टू अमलगमेशन। अब दो कंपनी आपने आपस में अमलगमेशन करती है तो उसको लॉस जब हो जाता है तो कैपिटल लॉस के अलावा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के अलावा ये दो बातें आपने याद रखनी है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, जो आप फॉरवर्ड लेके आते हो कोई लॉस है पिछले साल का, उसके अलावा अमलगमेशन कंपनीज जो है वो अपना लॉस प्रॉफिट एंड गेन के साथ सेट ऑफ करेगी। इसके अलावा अमलगमेशन कंपनी जो है वो कैरी फारवर्ड कर सकती है 6 साल तक, वो लॉस को कैरी फारवर्ड कर सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अमलगमेशन के बाद ये कंपनी अपना बिज़नेस कम से कम 5 साल तक जारी रखे। 58 पे आते हैं तो कैरी फारवर्ड स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस में 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के अगेंस्ट आप सेट ऑफ करोगे और स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस जो है वो 6 ईयर तक आप कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। 59 कैरी फारवर्ड कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस में भी 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। कैपिटल गेन शेल नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्राम एनी अदर हेड। दूसरे हेड में ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉस जो है वो कैपिटल गेन में कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ कैपिटल गेन में जो है वो सेट ऑफ होगा और ये भी 6 ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके बाद है 59 ए लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। लिमिटेशन इसमें कौन सी लिमिटेशन है? इन केस ऑफ AOP, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में अगर आपको कोई लॉस हो जाए तो वो सिर्फ AOP के बिजनेस इनकम के साथ अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये कोई मेंबर जो है AOP का उसके साथ आप उनके गेन के साथ, उनके इनकम के साथ ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके बाद है ग्रुप टैक्सेशन।
ग्रुप टैक्सेशन में होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी ऑफ 100% ओन ग्रुप जो है वो में आप टू बी टेक्स्ड इज़ 1 फिस्कल यूनिट, यानी 100% ओन ग्रुप जो है जो कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी जो 100% ओन ग्रुप है वो इज़ 1 फिस्कल यूनिट वो ऑप्शन कर सकते हैं ग्रुप टैक्सेशन के लिए। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर इनकम की तरफ। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। इसमें ये पॉइंट आपने याद रखनी है, रेंट या रेवेन्यू जो लैंड सिचुएशन पाकिस्तान में कोई आपकी लैंड है उससे आपको कोई रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई आप लैंड या इस्तेमाल करते हो उससे कोई रेवेन्यू या रेंट आपको मिल रहा है, तभी आपको ये इनकम एग्जेम्प्ट है। एनी इनकम फ्राम लैंड सिचुएशन पाकिस्तान फ्राम अच्छा, इसमें दूसरा जो पॉइंट है ये कोई बिल्डिंग है वो उससे कोई रेंट आपको आ रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, उस लैंड के अंदर आता है, उससे कोई या ड्वेलिंग हाउस हो गया, स्टोर हाउस हो गया अदर, तो उस पर आपको जो रेंट आ रहा है या जो लैंड है उस पर आपको एग्रीकल्चर से कोई इनकम आ रही है तो वो एग्जेम्प्ट वो एग्जेम्प्ट है। ये हो गया डिप्लोमेटिक एंड सेक्शन 42 डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशन। डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर प्रिविलेज एक्ट 1972 के तहत, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1948 के तहत एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन, कोई अगर बंदा है वो इन दो एक्ट के तहत ये दोनों एक्ट आपने याद रखने हैं 1972 और 1948 में कोई पेंशन रिसीव कर रहा है बंदा जो पाकिस्तानी है तो उसकी फार्मर एम्प्लॉयमेंट यूएन में या स्पेशल एजेंसीज़ में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप ने एम्प्लॉयमेंट की है तो उसकी जो पेंशन और रिसीव कर रहा है वो एग्जेम्प्ट है। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्शन 43, इसमें एनी सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एज रेम्यूनरेशन, कोई फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो उसकी जो इनकम है सैलरी वो ले रहा है गवर्नमेंट से, सिटीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट नॉट इन पाकिस्तान में नहीं ले रहा है, बाहर ले रहा है, परफॉर्म द सेम सर्विसेज एज द गवर्नमेंट, जिस तरह पाकिस्तानी एम्प्लॉइज़ वहाँ पे यही जॉब करते हैं उसको जो एग्जेम्प्ट है उसकी सैलरी इसी तरह फॉरेन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल है वो उसका भी इनकम द फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट द सिमिलर एग्जेम्पशन एज वेल, वो फॉरेन गवर्नमेंट पाकिस्तानी एम्प्लॉइज़ को भी यही एग्जेम्पशन दे रहा है, तभी उसका फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल का इनकम जो है सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट की है पाकिस्तान सोर्स इनकम विच पाकिस्तान इज़ नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर अ ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट की है कि किसी बाहर के मुल्क से कोई बंदा उससे सैलरी रहा है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नॉन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जो एग्रीमेंट फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के बाद कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगर किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत कोई काम हो रहा है पाकिस्तान का और बाहर का तो वो जो सैलरी बंदा ले रहा है वो जो है एग्जेम्प्ट है। प्रेसिडेंट ऑनर, किसी ने प्रेसिडेंट से ऑनर लिया, कोई अलाउंस लिया, अटैच टू एनी ऑनर, अवार्ड हो गया, मेडल हो गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, या कोई मॉनेटरी अवार्ड हो गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई दिया तो वो एग्जेम्प्ट है। 46 में प्रॉफिट ऑन डेट, अब एक रेजिडेंट पर्सन है वो किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को शेयर इशू करता है, सिक्योरिटी इशू करता है अपने बिज़नेस के लिए जो पाकिस्तान में है उसके लिए सिक्योरिटी इशू करता है ताकि अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करें, सिक्योरिटी बाहर वाइडली इशू आउटसाइड पाकिस्तान इशू करता है, प्रॉफिट जो है वो भी बाहर पे करता है उस बंदे को, प्रॉफिट ऑन डेट सिक्योरिटी बोर्ड से भी अप्रूव्ड है तो, और ये बंदा एसोसिएट्स भी नहीं है जो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी उसका एसोसिएट भी नहीं है तो उसको प्रॉफिट ऑन डेट जो पे करेगा वो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा स्कॉलरशिप, अगर आपने एसोसिएट्स के अलावा इनडायरेक्टली पेड बाय द एसोसिएट्स अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया है तो ये स्कॉलरशिप भी एग्जेम्प्ट है। सपोर्ट पेमेंट अंडर एग्रीमेंट 48 सपोर्ट पेमेंट अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इनकम रिसीव्ड बाय स्पाउस, किसी स्पाउस ने मियाँ बीवी ने किसी सपोर्ट के तौर पे यानी वो अलहदा हो रहे हैं तो सपोर्ट के तौर पे कोई इनकम दिया तो वो भी एग्जेम्प्ट है। रहने के लिए कोई इनकम दिया यानी वो अलग हो रहे हैं और उसके रहने के लिए कोई अमाउंट पे किया तो वो एग्जेम्प्ट है। 49 फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट इनकम जो है वो भी एग्जेम्प्ट है। कोई
फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट बिज़नेस कर रहा है तो उसका, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने जुरिसडिक्शन से बाहर किसी दूसरे सूबे में बिज़नेस कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। इसके अलावा जितनी भी है, कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट के रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, अदर बॉडी एस्टेब्लिश फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसका भी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उसका एग्जेम्प्ट नहीं है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर कोई बिज़नेस करता है तो वो भी एग्जेम्प्ट नहीं है। इसके अलावा प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का इनकम एग्जेम्प्ट है। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे, कोई नौकरी के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में है, जो 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे एक्सीड ना इस, यानी वो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर प्रेजेंट है पाकिस्तान में, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर पाकिस्तान में रहता है। वो जो उसका जो इनकम वो रिसीव कर रहा है वो कोई बिज़नेस जो इस्टेब्लिश है पाकिस्तान में उससे रिसीव नहीं कर रहा, ना वो पाकिस्तान में लेके आ रहा है जो इनकम वो रिसीव कर ब्राट इनटू पाकिस्तान नहीं कर रहा है, या रिसीव पाकिस्तान में रिसीव नहीं कर रहा है, या पाकिस्तान को लेके नहीं आ रहा, तो उसका इनकम भी एग्जेम्प्ट। यानी फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में एक इंडिविजुअल है वो एम्प्लॉयमेंट के गर्ज से पाकिस्तान में रह रहा है, सोलली बाई रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट एक्सीडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग इन 3 ईयर, वो प्रेजेंट है पाकिस्तान में 3 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं। वो जो इनकम को मिल रहा है वो कोई बिज़नेस से नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, या वो पाकिस्तान में वो रिसीव नहीं कर रहा है, ना पाकिस्तान वापस लेके आ रहा है, यानी बाहर रिसीव कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है उसका। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, कोई बंदा है जो 4 साल बाद फॉर 4 ईयर्स 4 साल बाद पाकिस्तान आ रहा है, हु वाज नॉट रेजिडेंट बट इंडिविजुअल इन एनी ऑफ 4 साल तक वो इंडिविजुअल रेजिडेंट नहीं रहा, 5 साल हुआ है तो 5 साल और 36 साल इसका जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। या कोई सिटीजन पाकिस्तान है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टेक्स ईयर पाकिस्तान वो छोड़ के जा रहा है अब्रॉड, सैलरी अर्न कर रहा है आउटसाइड पाकिस्तान, वो भी एग्जेम्प्ट है। लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन, इसमें सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखना, लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन ये है कि जितनी भी एग्जेम्पशन हमने पढ़े उसमें जो अमाउंट है वो ओरिजिनल रिसिपिएंट जो है अमाउंट का उसको ये सारी एग्जेम्पशन हासिल है, इसका कोई पार्ट या कोई होल या पार्ट कोई और बंदा इस इनकम में से निकाले तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट नहीं है। सिर्फ जो इस इन एग्जेम्पशन का जो ओरिजिनल रिसिपिएंट है उसको ये एग्जेम्पशन अलाउड है। अब हम सेक्शन 39 की रिवीजन करते हैं, इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। प्लीज़ आप लोग एक मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं बाकी दूसरा पार्ट जो है वो अपलोड करूं आप लोगों के लिए। लाइक करें वीडियो को प्लीज़। ये रिवीजन इंशाल्लाह जारी रहेगी अब, क्योंकि 21 से मेरे ख्याल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं इनका इंस्पेक्टर इंग्लैंड मीनू की, तो आप लोगों को प्लीज़ मेहरबानी करके ये वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए रिवीजन आप लोगों के साथ हम इकट्ठा करते रहेंगे इंशाल्लाह। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 39, डिविडेंड, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से इनकम आते हैं। डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हो गया, प्रॉफिट ऑन डेट हो गया, एडिशनल पेमेंट एंड डिलेड रिफंड, ग्राउंड रेंट, ये सब चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है, इतना मुश्किल नहीं है। गिफ्ट किसी से आपने रिसीव किया, ये चीज़ें। डिडक्शन पे आ जाते हैं, डिडक्शन ऑन हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें क्या है, डिडक्शन जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे किसी एक्सपेंडिचर पेड ड्यूरिंग सच, किसी इनकम को, किसी कैपिटल को आप किसी इनकम को रिसीव करने के लिए जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे उस एक्सटेंट तक आपको जो है डिडक्शन मिलेगा। अब हम 37 कैपिटल गेन की तरफ आते हैं। तो कैपिटल गेन क्या है, पहले सबसे पहले आपने ये याद रखना है, कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कैपिटल, आपको कैपिटल एसेट्स जो है वो डिस्पोज कर दें तो इससे जो गेन आपको मिलता है वो कैपिटल गेन है। कैपिटल एसेट कौन सा होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, के साथ कनेक्ट है या नहीं है। कैपिटल एसेट जो है वो प्रॉपर्टी है, एक बंदा जो उसके पास एक प्रॉपर्टी है बिज़नेस के साथ कनेक्ट है या नहीं है।
लेकिन इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं है। स्टॉक एंड ट्रेड ये कैपिटल एसेट में नहीं है। कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल्स जो पर्सन एक बंदा बिजनेस के लिए रखता है वो जो है वो कैपिटल एसेट में नहीं है। इसके अलावा डिप्रिसिएशन, जिन प्रॉपर्टी का आप डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन क्लेम करिए वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बंदा रखता है वो भी कैपिटल एसेट में नहीं आता। तो कैपिटल गेन जो है, पहले उसका आपने ये याद रखना है कि अगर कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कैपिटल गेन अगर आप 5 मिलियन से लेस है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने कैपिटल गेन की आपने उसको बेच दिया, वो 5 मिलियन से आपको लेस मिला, 3.5% आपको टैक्स देना होगा। अगर 5 मिलियन टू 10 मिलियन के बीच में है तो 7.5% इसका रेट है। ये रेट आपने याद रखना है। लेस देन 5 मिलियन 3.5% इमूवेबल प्रॉपर्टी, और 5 मिलियन टू 10 मिलियन, 5 मिलियन और 10 मिलियन के बीच में है 7.5% आपको। कैपिटल गेन के लिए जो है आपने एक और चीज़ ये याद रखनी है कि हम इसकी वैल्यू आपको कैसे मालूम करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट में ये कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 साल से पहले, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल तक आपने कोई उसको बेच दिया तो उसका 100% वैल्यू लोगे, यानी जितने के बेच दिया उनके साथ आप ये अमाउंट मल्टीप्लाई करोगे, ये रेट। इसके अलावा अगर 1 ईयर टू 2 ईयर यानी 1 साल या 2 साल के बीच में अगर आपने प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दिया तो आपने ये फार्मूला लगाना है ए, तो 75% आप उसकी वैल्यू लोगे और उससे रेट मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 ईयर टू 3 ईयर्स यानी 2 साल 3 साल के बीच में अगर आपने बेच दिया तो उसकी हाफ वैल्यू लोगे। अगर 3 साल से 4 साल के बीच में तो 25% आप इसकी वैल्यू लोगे। इसके अलावा अगर 4 साल के बाद अगर आपने कोई कैपिटल एसेट्स बेच दिया, कैपिटल एसेट्स आपने बेच दिया यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बेच दिया तो वो उस पर आप कोई वो वैल्यू उसकी नहीं लोगे, उसको 0% से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद है कि कैपिटल एसेट्स कब आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर एक बंदे को गिफ्ट मिल जाए किसी रिलेटिव से, सक्सेशन यानी हेरिटेंस, या कोई उसको जायदाद उसको छोड़ के जाए, या सिचुएशन ऑफ पर्सन की डिस्ट्रीब्यूशन से कोई अमाउंट एसेट्स मिल जाए, या कंपनी लिक्विडेशन से कोई आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, जो चीज़ मिल जाए, एसेट्स मिल जाए, ये सारे कैपिटल एसेट्स हैं। अब हम आते हैं डिडक्शन ऑफ लॉसेज अंडर हेड कैपिटल गेन। डिडक्शन ऑफ लॉसेज, deduction shall be allowed for any loss on disposal of capital assets. Shall be disposal of capital assets of gain such capital assets non-chargeable tax. तो इसके लिए आपने ये सबसे पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जिस एसेट्स का कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, यानी अगर एक एसेट्स अगर उसको बेचते और इसका गेन आपको हो जाए, वो उस पर आप चार्जेबल टू टैक्स है, तभी उसको उसका लॉस भी अगर आपको हो जाए तो वो लॉस आपको उस पर डिडक्शन आपको मिल सकता है। इसके अलावा इसका फार्मूला है A माइनस बी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट बी कंसिडरेशन रिसीव्ड। इसके अलावा इन चीज़ों पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कोई पेंटिंग आपने बेच दी, स्कल्पचर हो गया, ड्राइंग हो गया, इस पे आपको लॉस नहीं मिलेगा। आपको लॉस हो गया इन चीज़ों पे तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी ज्वेलरी आपने बेच दी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, फोलियो बुक हो गया, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन और मेडेलियन, एंटीक कोई आपने बेच दी, इन चीज़ों पे आपको मतलब कोई भी अगर आपको लॉस हो जाए तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये था डिडक्शन ऑफ लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन। अब हम आते हैं सेक्शन 31 की तरफ, ट्रांसफ़र टू पार्टिसिपेटरी रिजर्व। पार्टिसिपेटरी रिजर्व में अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसको आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो पार्टिसिपेटरी, फर्स्ट पॉइंट ये है कि पार्टिसिपेटरी रिजर्व आपने क्रिएट की है अंडर सेक्शन 66 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 के तहत। अगर आपने पार्टिसिपेटरी रिजर्व क्रिएट की है तभी आपको मिलेगा। 5% ऑफ रिडीमेबल कैपिटल आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये कमुलेट हो जाए, एग्जेम्पशन जो एकमुलेशन है एग्जेम्प्ट कमुलेट हो जाए और 10% ऑफ
पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल कैपिटल की एक्सीड कर जाए तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट 5% तक आपको मिल सकता है पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल कैपिटल की। सेकंड पॉइंट यह है कि 10% से अगर एक्सीड कर जाए तो वो यानी एग्जेम्प्टेड एक्युमुलेशन एंड पार्टिसिपेटरी ज़ीरो अगर 10% से एक्सीड कर जाए तो उस पर आपको कैपिटल उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसकी बात है सेक्शन 32 मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में आपने ये याद रखना है कि हम कंपनीज जो है वो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग इस्तेमाल करेगा टैक्स पर्पस के लिए, या किसी भी कंपनी जो है वो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इस्तेमाल करेगा। अदर पर्सन जो है वो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग भी कर सकता है, कैश बेस भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट है कि बोर्ड ये प्रेस्क्राइब करेगा कि कौन सा बंदा कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल करेगा। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि अगर कोई बंदा अपना मेथड ऑफ अकाउंट चेंज करना चाहता है तो वो कमिश्नर को इन राइटिंग देगा, यानी कमिश्नर भी इन राइटिंग में उसको ये अप्रूव करेगा कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। आप ये मेथड चेंज कर सकते हैं। कैश बेस अकाउंटिंग 33 इनकम रिसीव हो गया तो वो डिराइव इनकम तस्वर किया जाएगा, एक्सपेंडिचर पेड हो गया तो वो इनका तस्वर होगा। ठीक हो गया। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में ये है कि डिराइव इनकम, जब इनकम डिराइव हो गया तब ये ड्यू हो गया। जब इनकम यानी मतलब ये कि जब इनकम ड्यू हो गया तो उसको डिराइव इनकम माना जाएगा। व्हेन इट इज़ पेएबल तो एक्सपेंडिचर इनकर होगा। इसमें कोई खास ऐसी बातें नहीं है। एक अमाउंट पेएबल है जो आपने लाइबिलिटी की है, जिस पे आपने डिडक्शन लिया हुआ है। अब वो एक्सपेंडिचर आपने किया है, इस पर डिडक्शन आपने लिया है, लेकिन वो लाइबिलिटी आप 3 साल तक पे नहीं करते तो नेक्स्ट ईयर वो आपका टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेक्शन 35 स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो कास्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोजल इन ईयर। इसके लिए फार्मूला है A/B -C। ये फार्मूला आपने याद रखना है। A ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक है, B स्टॉक एक्वायर्ड हो गया, C क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पर्सन अगर कोई बंदा अकाउंटिंग ऑन कैश बेस अकाउंटिंग करेगा तो वो अपना कास्ट ऑफ स्टॉक मालूम करने के लिए प्राइम कास्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकता है, अब्जॉर्प्शन कास्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर एक बंदा पर्सन एक्रूअल बेस अकाउंटिंग करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अब्जॉर्प्शन कास्ट मेथड इस्तेमाल करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम है जिसका स्टॉक एंड ट्रेड आइडेंटिफाइबल नहीं है तो FIFO मेथड भी इस्तेमाल कर सकता है, एवरेज कास्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं अब्जॉर्प्शन कास्ट मेथड किसी को कहते हैं। अब्जॉर्प्शन कास्ट मेथड में कास्ट बराबर होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस फिक्टिव ओवरहेड का। और प्राइम कास्ट मेथड में जो है वो कास्ट बराबर होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कास्ट प्लस वेरिएबल फिक्टिव ओवरहेड। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब्जॉर्प्शन कास्ट मेथड में कास्ट बराबर होता है डायरेक्ट मटेरियल का प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फिक्टिव ओवरहेड, और प्राइम कास्ट मेथड में कास्ट बराबर होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल फिक्टिव ओवरहेड का। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई बंदा बिजनेस करता है, वो कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो वो सालों साल चलता है, इसके लिए फिर हर साल का इनकम और कास्ट मालूम करना पड़ता है। तो उसके लिए परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, ये चीज़ परसेंटेज कंप्लीशन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड बराबर है कास्ट इंकर टू डेट डिवाइड बाई एस्टिमेटेड टोटल कास्ट। इससे आप कास्ट मालूम करेंगे जितना परसेंट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ बिजनेस उस साल के लिए। रेवेन्यू के लिए आप कास्ट इंकर टू डेट, आज के दिन तक आपने जितना कास्ट इंकर किया, एस्टिमेटेड टोटल कास्ट मल्टीप्लाई बाई CP माइनस PR। CP जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और PR जो है वो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड, जो इससे पहले जो आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो इसमें सिर्फ ये फार्मूले आपने याद रखने हैं दो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें और कोई ऐसी बात हो तो जी दोस्तों, यही तक था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए सेक्शन 9 से लेकर 30 तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कोर्स में शामिल है वो मैं रिवीजन की सूरत में, इसी तरह पॉइंट की सूरत में अपलोड करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। थैंक यू।